नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और फिर आपके सामने लेकर हाजिर हैं फिजिक्स साइंस में। तो साइंस में फिजिक्स यानी आज बात करेंगे आपके सामने वेव में अगर हम बोलें तो साउंड वेव हो, लाइट वेव, इसी में से हम देखेंगे कि कितने प्रकार के वेव होंगे, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांजिशनल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जिसको हम ईएम वेव भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं तरंग को, इसके बाद देखेंगे कितने प्रकार के वेव होंगे, चाहे वो ट्रांजिशनल हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल हो। देखिए, अगर हम वेव इज अ फेनोमेनन, तरंग एक ऐसी परिघटना है जिसमें ऊर्जा और उनके बीच किसी भी प्रत्यक्ष संपर्क के बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित की जाती है। यानी क्या कहा समझना, तरंग एक ऐसी परिघटना है जिसमें ऊर्जा और उनके बीच किसी भी प्रत्यक्ष संपर्क के बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे लाइट एनर्जी या लाइट वेव कहें, हीट वेव कहें, साउंड वेव कहें, देयर आर वेव। ये सब के सब एक वेव हैं, सब के सब एक तरंग हैं। ऊष्मा भी तरंग है, प्रकाश भी तरंग है, ध्वनि भी एक क्या है, वेव का एग्जाम्पल है, तरंग का उदाहरण है। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के तरंग होंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें, तरंगों के प्रकार की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। प्रोपगेशन यानी सर क्या होगा? प्रसार की दिशा में, प्रसार यानी फैलने के दिशा में, फैलने की स्थिति के आधार पर तरंगों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे। तो जैसा कि याद है, लॉन्गिट्यूडनल किसे कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुप्रस्थ तरंगे। सर लॉन्गिट्यूडनल को याद रखने में बहुत आसान तरीका है। देखिए, इसे हम पिक के जरिए भी समझें तो पिक क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल का? लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम पिक की बात करें, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो प्रकार के हैं। ये हो गया ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स को हम लोग ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। रेडिएशन मान लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहेंगे ट्रांसवर्स को, जो ऐसे ऐसे सफर करेगा। ये जो इंडिकेट देख रहे हो, इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल की जो आकृति है वो ऐसे ऐसे, ये वेवलेंथ हो गया इसकी। ठीक है, अब समझते हैं डिफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनके माध्यम से कण तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करता है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनके माध्यम से तरंग के प्रसार की दिशा में, अब इधर तरंग जा रहा है, कंपन करेगा। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। साउंड वेव इज आ ऑप्शन नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। दूसरा मैकेनिकल वेव, राइट। बोथ राइट, नन गलत हो जाएगा। तो ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और मैकेनिकल वेव हैं, यांत्रिक तरंगे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी ये दिखा क्या रहा है? वाइब्रेशन। ये क्या दिखा रहा है? वाइब्रेशन दिखा रहा है दोनों के बीच में। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी जो लंबी लंबी कतारें दिख रही है, तो लॉन्ग यानी लंबी, याद रखने का तरीका ऐसा ही है। तो लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूड जो कहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ना। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, जो खड़ी रेखाएं। ठीक है, अब आ जाए ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे की बात करें, a transverse wave is a moving wave that consists of oscillations occurring perpendicular to the direction of energy transfer। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं
जिसके दोलन, दोलन यानी क्या हो गया, हिलना, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हिलना, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, संचरण की दिशा के लंबवत होगा, वो क्या कहा जाएगा, ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाएगा। जिसकी आकृति कैसे बनेगी, एकदम ऐसी बनेगी, ट्रांसवर्स वेव। और ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो, इसे हम लेम्बड़ा के जरिए इंडिकेट करते हैं, और ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया वेवलेंथ। ठीक है। अब सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो 7 प्रकार के होंगे, उसी के बारे में देखेंगे, किसने खोज की है, उसका यूजेस क्या है, उस कहते किसे हैं। यानी अनदर टाइप ऑफ वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जहां हमने देखा कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट वेव को मीडियम नहीं चाहिए, ट्रांसवर्स हो गया या हम कहें लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी इलेक्ट्रो विद्युत मैग्नेट कितने प्रकार के होंगे, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देख लीजिए। अब देख सकते हैं कैसे ट्रैवल कर रहा है ये, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे बात समझ, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जबकि हम साउंड वेव की बात करेंगे तो हमें मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड मीडियम चाहिए, चाहे लिक्विड मीडियम चाहिए, या गैसियस मीडियम चाहिए। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने प्रकार के होंगे। जैसा कि कुछ देर पहले कहा, These waves can travel through vacuum also। ये तरंगे निर्वात माध्यम से भी गमन करती है, यानी कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट एंड हीट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट और हीट नॉन मैकेनिकल वेव है, साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। अब कई सारे क्वेश्चन के जवाब निकल कर रहे हैं आपके सामने। सर लाइट कैसा है, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। हीट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। इनफैक्ट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द नॉन मैकेनिकल वेव। वास्तव में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे हैं, गैर यांत्रिक तरंगे हैं। चाहे वो गामा हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे यूवी रेज हो, चाहे विजिबल रेडिएशन हो, सब के सब क्या होंगे, नॉन मैकेनिकल वेव होंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, गुण क्या है इसके, कौन कौन से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे उनमें से गुण क्या होगा। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सब फोटॉन, सब में फोटॉन होगा। तो सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ द फोटॉन। इसका विचार, इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया। एक एग्जाम में पूछा कई बार जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया, मैक्सवेल के द्वारा लाया गया। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। इसकी अवधारणा को मैक्सवेल द्वारा लाया गया था। एक चीज समझिएगा जो इंपॉर्टेंट मार्क है, ये जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे उसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का जो रेंज होगा, सीमा होगा, वो कहां से कहां तक वैरी करेगा। तो 10 टू द पावर -14 से लेकर 10 टू द पावर 4, यानी 10 का पावर -14 से लेकर 10 का पावर 4 के बीच जो भी वैरी करेंगे, जो भी वेवलेंथ रेंज होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाएगा। लेकिन बट अपवाद कहां नहीं है, तो अपवाद क्या है, अपवाद आपके सामने ये है, माइक्रोवेव। इसका जो वेवलेंथ क्या है, 10 टू द पावर -3 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -2 मीटर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंज 10 टू द पावर -3 मीटर टू 10 टू द पावर -2 आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। यानी माइक्रोवेव का जो
वेवलेंथ होगा वो क्या होगा 10 का पावर -3 से लेकर 10 का पावर -2 तक। और क्या होगा, उदासीन है, दे आर न्यूट्रल, ये उदासीन होते हैं, अनावेशित होते हैं। अनावेशित यानी चार्ज नहीं होगा, उदासीन यानी सर पीएच मान में पता है 7, न्यूट्रल कहते हैं ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा क्या एसिड। तो भाई न्यूट्रल क्या होगा, तो वाटर का पीएच वैल्यू क्या है 7 है, वाटर क्या है जल क्या उदासीन है, यानी कोई टेस्ट नहीं है। तो एक एग्जांपल के रूप में समझाया आपको। दैट मीन्स कहें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में ये क्या होंगे, उदासीन होंगे, अनचार्ज्ड होंगे, अनावेशित होंगे। दे हैव ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ होंगे, अनुप्रस्थ होंगे, ऐसा आकृति होगा इसका। दे प्रोपगेट विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। और ऊर्जा भी होगा और संवेग भी होगा, एनर्जी भी होगा और मोमेंटम भी होगा। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। द साइंसेस जनरली क्लासिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से समझाएं, नॉन मैकेनिकल यानी ईएम वेव क्या है, गैर यांत्रिक हैं, इनटू 7 बेसिक टाइप्स विच इज ऑल आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम फिनोमिनन। विज्ञान आमतौर पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को 7 बुनियादी प्रकारों में वर्गीकृत करता है, जो सभी एक ही परिघटना की अभिव्यक्तियां हैं। कौन कौन सा है, बात करें 7वां। पहला गामा रेज, जो सबसे ज्यादा, अभी क्वेश्चन क्या आएगा कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। इसके बाद एक्सरे, आप समझ लीजिए घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में सबकी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा गामा, इसके बाद एक्सरे, इसके बाद यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद विजिबल रेडिएशन। तो घटते क्रम में लिखने के पीछे मकसद क्या है, जब आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि इनमें से जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसको आप अरेंज करके दिखाइए, या कहें घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। जब बढ़ते क्रम में होगा तो नीचे से जाएंगे, घटते क्रम में होगा तो नीचे आ रहे हैं अभी हम। गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रेडिएशन, दृश्यमान विकिरण। ठीक है, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो क्या कहा 7 प्रकार के होंगे। अब सर ये समझना, आप सोचोगे सर रेडियो वेव को क्या दिखा दिया 2 प्रकार के। सर रेडियो वेव 2 प्रकार के होंगे, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की थी। तो यानी जो कहा कैसा होगा ये, घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4, अब यहां हमने देखा 5 इंफ्रारेड, 6 माइक्रोवेव, 7 रेडियो वेव्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत बार परेशान करता है, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं है। तो मैंने बताया पहले है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कौन नहीं है। तो आपके सामने, क्योंकि अल्फा बीटा गामा, गामा है लेकिन अल्फा बीटा नहीं है, तो यानी निम्नलिखित तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल कैथोड किरणें, कैथोड रे, कैनल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा रेज, साउंड वेव, ध्वनि तरंगें और अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। साउंड वेव यानी साउंड वेव नहीं है, याद रखना, लाइट वेव है, हीट वेव है, साउंड वेव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1 कि गामा वेव्स, गामा तरंगे क्या हैं। देखिए, अगर हम गामा तरंगे की बात करें, गामा वेव्स आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी कुछ देर पहले कहा गामा तरंगे उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सर कैसे माने, वेवलेंथ देखेंगे तब तो मानेंगे। अगर हम इसका वेवलेंथ देख लेंगे इतना होता है, तब तो समझ में आ जाएंगी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज।
जो केवल सबसे ऊर्जावान ब्रह्मांडीय पिंडों में, ऊर्जावान यानी जो सबसे ज्यादा एनर्जी, जैसे पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अरे बात समझ में, पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित होंगी। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे सर ये क्या है, सर ये गामा रेडिएशन है, जो हम एमआरआई वगैरह जो देखते हैं, ये क्या है, गामा रेडिएशन के जरिए हम अपना इलाज करवाते हैं। यूजेज में देखेंगे और अच्छे तरीके समझ में आएगा कि गामा रेज का यूज हम कहां कहां करते हैं। ठीक है, तो वो था ब्रह्मांडीय पिंड के जरिए जो गामा तरंगें निकलती है। लेकिन अगर हम धरती पर, अर्थ पे निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यानी टेरेस्ट्रियल सोर्सेस इंक्लूड लाइटनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। एक क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु विस्फोट में इनमें से कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, गामा। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियोधर्मी क्षय में गामा। तो इसलिए गामा रेज इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी, गामा किरणों को परमाणु ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो गामा की खोज किसके द्वारा की गई, सर अगर खोज करता होगा पॉल विलार्ड, लेकिन साहब ने खोज लिया, नाम नहीं दे पाए, पता नहीं चला कि क्या नाम, इसका नामकरण करें। तब अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब आते हैं और वो गामा किरणों का नाम सजेस्ट करते हैं। आपके जब एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई, पॉल विलार्ड के द्वारा, नामकरण किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। तो क्या कहा था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ कितना होगा इसका, फ्रीक्वेंसी भी अधिक और वेवलेंथ भी अधिक। तो तरंगदैर्घ्य सीमा मीटर में 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻10, और आवृत्ति सीमा की बात करें 10⁻20 से लेकर 10⁻18, 18। ठीक है, अब यूजेज देख ले। अगर हम यूजेज की बात करें तो गामा रेज आर यूज्ड, गामा किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने में, यानी अब ऑपरेशन किया फिर यूज करेंगे तो गामा किरणों के जरिए हम साफ सुथरा करते हैं, और रेडियोधर्मी ट्रेसर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाए एक्स रेज, एक्स किरणों। एक्स किरणों का उत्सर्जन, एक्स रेज आर एमिटेड बाय सोर्सेस प्रोड्यूसिंग वेरी हाई टेम्परेचर्स लाइक द सन्स कोरोना। एक्स किरणों का उत्सर्जन ऐसे स्रोतों द्वारा करते हैं जो सूर्य के कोरोना जैसे बहुत अधिक तापमान का उत्पादन करते हैं, जो सूर्य की सतह की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है। सूर्य की बात करें सर, सेंटर की अगर हम बात करें तो 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। यह हो गया बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, जिसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। तो इसलिए कहा कि एक्स किरणों का उत्सर्जन ऐसे स्रोतों द्वारा किया जाता है जो सूर्य के कोरोना जैसे बहुत अधिक तापमान का उत्पादन करते हैं, जो सूर्य की सतह की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है। यह एक्सरे है जिसका यूज हम मेडिकल साइंस करता है, अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखने में कि कहां फ्रैक्चर वगैरह है, कहीं एक्सीडेंट कर गए तो हड्डी का कौन सा भाग टूटा है, फ्रैक्चर है, यानी वो एक्सरेज। तो एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होगा, नेचुरल सोर्सेस की बात करें, एक्सरे इंक्लूड यानी इंडोमसली एनर्जेटिक कॉस्मिक फिनोमिनन। एक्सरे के प्राकृतिक स्रोतों में पल्सर, सुपरनोवा और ब्लैक होल जैसी ऊर्जावान लौकिक घटनाएं शामिल हैं। अगर इसके हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 0.03 से लेकर 3 नैनोमीटर के बीच इसका वेवलेंथ है। वेवलेंथ कितना, 0.03 से लेकर 3 नैनोमीटर के बीच में। खोजकर्ता कौन है, विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। सर एक पेपर, कई बार आप पेपर की बात करें, अगर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, या मैं रिसेंटली की बात करूं 26 अक्टूबर 2018 एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस प्री का, उसमें पूछा गया है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मार्क करिएगा इसे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई। इसके वेवलेंथ की बात करें 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁸, और फ्रीक्वेंसी की बात करें 10⁻18 से लेकर 10⁻16। तो देख रहे हो कैसे घटता जा रहा है, दो वेवलेंथ घटता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज में भी गिरावट देखी जा रही है। यूजेज की बात करें, कहां यूज करेंगे,
शरीर के भीतर हड्डियों के ढांचों को देखने के लिए कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। एक्सरेज आर कॉमनली यूज्ड इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू व्यू बोन स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी। शरीर के भीतर हड्डियों के ढांचे को देखने के लिए इमेजिंग तकनीक में आमतौर पर एक्सरे का उपयोग किया जाता है। देखिए, और फिर आ जाए हम अल्ट्रावायलेट वेव, परावैंगनिक तरंगे। अल्ट्रावायलेट वेव्स हैव बीन शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। समझना, परावैंगनिक तरंगों में दृश्य प्रकाश की तुलना में कम तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य कम होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा इसका, अल्ट्रावायलेट वेव्स आर द काउज ऑफ सनबर्न। सनबर्न यानी सूर्य से निकलने वाली खतरनाक यूवी रेज जैसे ही पृथ्वी पर इंटर करती है, स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर का कारण बनती है, सनबर्न का कारण बनती है। जैसा कि कहा सनबर्न का कारण बनती है, यानी सूर्य से निकलने वाले जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है। सर समझना, इस पिक के जरिए आप पॉलिटी में, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, सॉरी पॉलिटी नहीं, तब एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंचती है, कौन उसे रोकता है? ओजोन परत रोकता है। कौन रोकेगा? ओजोन परत रोकेगा इसे। ओजोन परत कहां मौजूद है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में मौजूद होता है। ओजोन क्या है? O3 यानी कहें गैस है, डेंस है, जो सूर्य से निकलने वाली यूवी को आने ही नहीं देता है, बस वहीं रोक लिया। लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें, CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या किया? ओजोन परत को धीरे धीरे छिछला कर दिया और अब यूवी धीरे धीरे पृथ्वी पे इंटर कर रही है, जिससे अभी कहा सनबर्न का कारण बनती है, यानी स्किन कैंसर, जो त्वचा कैंसर का कारण बन जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाई टेम्परेचर की अगर बात करें, हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस इमिट अल्ट्रावायलेट रेज। उच्च तापमान प्रक्रियाएं परावैंगनिक किरणों का उत्सर्जन करती है। यह आकाश में प्रत्येक तारे से पूरे ब्रह्मांड में पाया जा सकता है। एग्जाम्पल फॉर सन, क्योंकि सूरज भी एक क्या है? तारा का उदाहरण है। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर नोन एज एनर्जेटिक लाइट। परावैंगनिक तरंगों को ऊर्जावान प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, खोजकर्ता की बात करें, किसने खोज किया यूवी रेज को? तो यूवी रेज की खोज रीटर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? रीटर के द्वारा की गई। वेवलेंथ की बात करेंगे तो 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें, आवर्ती सीमा की बात करें तो 10⁻16 से लेकर 10⁻14। यानी जब आपके एग्जाम में पूछा जाए परावैंगनिक तरंगे की खोज किसके द्वारा की गई? रीटर के द्वारा की गई। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷। तो सर आप सोचेंगे कि सर इसे याद करने में बहुत परेशानी है। सर कुछ नहीं है, अब ये घटता क्रम, ये वाला जो है, इसे घटते क्रम में देख लीजिए। जब आप पढ़ोगे, नोट्स बनाते चलोगे, लिखते चलोगे इंपॉर्टेंट वाली चीज, तब क्या होगा? जब रिवीजन करेंगे तो दिमाग में सेट कर जाएगा और फिर उसे हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, यूज कहां है? तो सर यू भी तो पता है कि खतरनाक है हमारे लिए, लेकिन इसका यूज कहां है? अल्ट्रावायलेट वेव्स असिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स फॉर एग्जांपल इन लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज। परावैंगनिक तरंगे खगोलविदों की सहायता करती है। कैसे? आकाश गंगाओं की संरचनाओं को जानने में, आकाश गंगाओं को समझने में जो ब्रह्मांड में मौजूद है। आकाश गंगा क्या होगा? आइए एक तस्वीर के जरिए, पिक के जरिए समझते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे ये आकाश गंगा है। कैसे समझें? जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, आकाश गंगा जो मिल्की वे है, मिल्की वे है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं यह हमारा मिल्की वे है, आकाश गंगा, जो हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। लेकिन सर
वो सर्पिला कार, देख रहे हैं सर्पिला कार यानी कैसे घूम रहा है, कैसे जाने, यूवी रेज के जरिए। जितने भी जियोफिजिस्ट यानी भूगोल के जानने वाले ने खोज निकाला कि जो आकाशगंगा मिल्की वे है उसकी आकृति सर्पिला कार है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन सा है? मिल्की वे है। अब आ जाए विजिबल लाइट, जो हम देखते हैं, दृश्यमान प्रकाश तरंगे। द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट आर एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल लाइक द कलर्स ऑफ द रेनबो। दृश्य प्रकाश के विभिन्न आवृत्तियों को लोग इंद्रधनुष के रंगों की तरह अनुभव करते हैं। यानी अगर ये ना हो तो हम वस्तुओं को देख ही ना पाए, वस्तुओं को समझ ही ना पाए। कैसे? ये है, तो ये क्या है? रेनबो है, जिसमें 7 कलर होंगे, जिसमें 7 कलर होंगे, और यही 7 कलर हमें विजिबल के लिए यानी कहें देखने में मदद करता। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया इसका? सन हो गया, सूरज हो गया। तो कह सकते हैं कि वे विजिबल लाइट की बात करें, द फ्रीक्वेंसीज मूव फ्रॉम द लोअर वेवलेंथ डिटेक्ट एज रेड। लोअर की बात किया, डिटेक्ट एज रेड, और हाईएस्ट की बात करेंगे तो वो क्या होगा? बैंगनी। इसीलिए तो लाल दिखता है। आवृत्तियों को निचले तरंग दैर्ध्य से स्थानांतरित किया जाता है, जिसे लाल के रूप में पाया जाता है, और उच्च दृश्यमान तरंग दैर्ध्य तक जो बैंगनी संकेतों के रूप में पाया जाता है। तो मैंने भी कुछ देर पहले कहा, जो विजिबल लाइट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? सन है, सूर्य है। तो दृश्यमान प्रकाश का सबसे ध्यान देने योग्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? सन है। द मोस्ट नोटिसेबल नेचुरल सोर्स ऑफ विजिबल लाइट इज द सन। ठीक है, अब यूजेस की बात करें, कहां यह हमें मदद करेगा? ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज डिफरेंट कलर्स। हमें पता है वस्तुओं को अलग अलग रंगों के रूप में माना जाता है। अभी आपके सामने देख लीजिए, कई सारे कलर दिख रहे होंगे। हमारे गॉगल्स का कलर अलग दिख रहा होगा, जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन, उसके कलर अलग होंगे। आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, उसके कलर अलग होंगे। लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे, उसके कलर अलग होंगे। यानी वस्तुओं को अलग अलग रंगों के रूप में माना जाता है। जैसे ही ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है अच्छा ब्लैक है वो। जैसे ही टमाटर की बात करते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है 2 ही छवि, या तो ग्रीन या तो रेड। यानी कहें कि जिसके आधार पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एक वस्तु को अवशोषित करती है और उसे दर्शाती है। ब्लैक बोर्ड क्या किया? सबको अवशोषित कर लिया, ब्लैक दिखाया, है ना। खोजकर्ता कौन है? न्यूटन। इसका वेवलेंथ रेंज क्या होगा? 3.9 इंटू 10 टू द पावर -7 टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7। आवृत्ति सीमा फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा? 10 का पावर 14 से लेकर 10 का पावर 12 होगा। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये विजिबल लाइट है। आप अगर गौर से देखेंगे तो सर 7 प्रकार के हैं। गामा सबसे अधिक, रेडियो वेव सबसे कम, इसके बाद गामा के बाद क्या आया? एक्सरे, एक्सरे के बाद क्या आया? यूवी, यूवी के बाद क्या आया? विजिबल, विजिबल के बाद क्या होगा? माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। तो ये सब के सब आप फीक के जरिए देखोगे तो आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाए इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव की बात करें तो इंफ्रारेड वेव्स आर इन द लोअर मिडिल रेंज, बीच वाला भाग था। अवरक्त तरंगे, लघु रेडियो तरंगे और दृश्यमान प्रकाश के बीच विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की निचली मध्य श्रेणी में होती है। पिक के जरिए समझ लें। किसके बीच कहा? विजिबल लाइट और रेडियो वेव के बीच। तो विजिबल लाइट और रेडियो वेव के बीच, रेडियो वेव और विजिबल लाइट, यह आ गया आपका इंफ्रारेड। यह आ गया इंफ्रारेड के बीच में है। ठीक है, तो यह है कि अवरक्त तरंगे, लघु रेडियो तरंगों और दृश्यमान प्रकाश के बीच विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की निचली मध्य श्रेणी में होती है। यह हमेशा याद रखना। अगर हम आगे बात करें, यह देख रहे होंगे सर रिमोट है। हाँ भैया, आता है एग्जाम में कि रिमोट में हम कौन से वेव को यूज करते हैं? इंफ्रारेड को यूज करते हैं। टीवी के रिमोट, टीवी का रिमोट हो,
या जिसका भी रिमोट हो, कौन सा यूज होता है? इंफ्रारेड यूज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे के दो प्रकार हैं, द लॉन्ग वेवलेंथ दीर्घ तरंग दैर्ध्य और द शॉर्टर वेवलेंथ लघु तरंग दैर्ध्य। कितने होंगे? दो प्रकार के होंगे। अब यूज कहां करते हैं इसे? अभी कुछ देर पहले कहा द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट। क्यों यूज करते हैं? अब ये क्वेश्चन निकल कर आया। अब आपको लग रहा होगा सर इंफ्रारेड ही क्यों? बहुत सारा हमने देखा। इंफ्रारेड क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती है, गर्म नहीं होता है ज्यादा। तो लघु तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती है और रिमोट कंट्रोल तथा इमेजिंग प्रौद्योगिकियों में उपयोग की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है लिफ्ट में भी कौन सा वेव यूज होगा? इंफ्रारेड यूज होता है। ठीक है, अब आ जाए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जैसे कहें दिमाग में आ जाता है अच्छा खाना बनाया जाता है इसमें गर्म किया जाता है, सर वही है। माइक्रोवेव्स आर द सेकेंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इसके बाद रेडियो वेव होगा। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दूसरी सबसे कम आवृत्ति तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे कम आवृत्ति तरंगों वाला रेडियो वेव है। ठीक है, यह माइक्रोवेव। इसका यूजेज कहां करते हैं? ड्यू टू देयर हायर फ्रीक्वेंसी, अपने उच्च आवृत्ति के कारण माइक्रोवेव उन बाधाओं को भेद सकते हैं जो बादलों, धुएं और बारिश जैसे रेडियो तरंगों में हस्तक्षेप करती है। यूज कहां करते हैं? माइक्रोवेव रडार, लैंडलाइन फोन कॉल और कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन के साथ साथ यह हमारा भोजन भी बनाता है और गर्म करता है। ठीक है, इसके बाद बिग बैंग जो थ्योरी है, तो बिग बैंग के माइक्रोवेव अवशेष पूरे ब्रह्मांड में सभी दिशाओं में प्रसारित होते हैं। अब बचा आपका लास्ट रेडियो वेव। रेडियो वेव इज नॉन एज इंस्टेंट कम्युनिकेशन। रेडियो तरंगों को त्वरित संचार के रूप में जाना जाता है। मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार किया और यह क्या करता है? कम्युनिकेशन है ना, तरंग को जो सिग्नल कहें, रेडियो, टीवी, ये सब रेडियो वेव्स है। तो रेडियो वेव्स आर द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम आवृत्ति तरंगे हैं। सबसे ज्यादा कौन होगा? याद रखिएगा गामा। 7 होते हैं तो सबसे अधिक गामा होगा, सबसे कम रेडियो वेव होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा घटते और बढ़ते क्रम में कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए ऑर्डर या डिसऑर्डर में, तब आपको ये काम देगा समझने में। यह यूजेज कहें हम, जैसा ही सिग्नल निकला रेडियो, टीवी सब रेडियो वेव के जरिए हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यूजेज देख लीजिए, वही कहा रेडियो वेव्स कैन बी यूज्ड टू कैरी other signals to receivers that subsequently translate these signals into usable information। रेडियो तरंगों का उपयोग रिसीवर को अन्य संकेतों को ले जाने के लिए किया जाता है जो बाद में इन संकेतों का उपयोग करके योग्य जानकारी में अनुवाद करता है। क्योंकि अब जो तरंग वो रिसीव किया उसी में तो हम समझते नहीं भैया, हम तो समझते हिंदी, इंग्लिश, पीक उक दिखाता है। ठीक है, उपयोग कुछ देर पहले कहा। और देखिए मेनी ऑब्जेक्ट्स एज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एमिट रेडियो वेव्स। प्राकृतिक भी और मानव निर्मित दोनों के रूप में कई वस्तुएं रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो मैन मेड में क्या था? रेडियो, टेलीविजन। जबकि अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से तो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज एमिट रेडियो वेव। तारे, ग्रह और अन्य ब्रह्मांडीय पिंड, यानी चाहे आप पल्सर का एग्जांपल ले लो, सुपरनोवा का एग्जांपल ले लो, सब के सब रेडियो वेव भी क्या करेंगे? एमिट करेंगे, निकालेंगे। तो यूजेज फिर से मैं आपको समझाऊं, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन,
सेलफोन कंपनियां सभी रेडियो तरंगों का उत्पादन करती है जो हमारे आपके टेलीविजन, रेडियो या सेल फोन में एंटीना द्वारा प्राप्त होने वाले संकेतों को ले जाती है। ठीक है, इसलिए रेडियो तरंगों को त्वरित संचार के रूप में जाना जाता है क्योंकि सबसे कम आवृत्ति तरंगें इसमें मौजूद होती है। यानी ये था वेव चैप्टर। यानी हमने देखा साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इस चैप्टर से सर कई क्वेश्चंस आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या जितने भी जीएस पर आधारित हैं। यानी अब इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा तो कई सारे चीजें निकल कर आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।